नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर के देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें कुछ संबोधित कर रहे हैं। कम्युनिटी की तरफ से विस्तार से हमें बताया भी गया है और आपको मालूम होगा, मैं इस विषय में जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बात हुई, मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विषय में हम जो भी निर्णय करना होगा वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे। साइंटिफिक कम्युनिटी को ही हम फाइनल वर्ड मानेंगे और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं। कई लोग कहते थे, देखिए दुनिया में वैक्सीन आ गई, भारत क्या कर रहा है, भारत सो रहा है, इतने लाख हो गया, इतना हो गया, भारत कुछ, ऐसी भी चिल्लाहट हुई। लेकिन फिर भी हमारा मत था कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी और जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचित होगा और हम उसी दिशा में चले हैं। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन्स दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। चलिए रुक करेंगे खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर के चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के संकेत भी दिए हैं। कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर के कमेटी की जरूरत को बताते हुए ये कहा है कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वो इसके लागू होने पर रोक लगा देंगे। और मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने आरएम लोढ़ा सहित सभी पूर्व सीजेआई के नाम कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए भी दिए हैं और वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार उसे संयम पर भाषण न दे। कोर्ट ने कहा है कि हम हमारे द्वारा नियुक्त की जाने वाली कमेटी के जरिए कृषि कानूनों की समस्या के समाधान के लिए आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने यह कहा है कि कमेटी के लिए वो नाम सुझाएंगे। माना जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी आदेश दे सकता है। किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई है। और वहीं किसानों की तरफ से इस बात की जानकारी दी जा रही है कि वो 26 तारीख तक की रणनीति जो है वो बना चुके हैं। हमने रणनीति ये बनाई है कि 24 तारीख को तक सारे जो किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच जाएं और 26 तारीख को दिल्ली के अंदर इंटर किया जाएगा। चाहे पुलिस लाठी मारे, गोली मारे, सारे इनके बैरिकेड तोड़ेंगे, बैरिकेड तोड़ के दिल्ली के अंदर जाएंगे 26 तारीख। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, किस तरीके की ताजा जानकारी फिलहाल मिल रही है किसानों की तरफ से, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल कोई आदेश जो है वो दिया जा सकता है? राजीव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी राजीव, ताजा जानकारी क्या है किसानों की तरफ से, क्योंकि कल कोई अहम आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, कल सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक आदेश जारी कर सकता है कि कृषि कानून को वापस किस तरीके से लेना है, या फिर जो बैठक की जा रही है वो किस तरीके से की जा रही है, और तमाम रणनीति जरूर बनाई जा सकती है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम कमेटी के द्वारा अगर कमेटी बनाएंगे और कमेटी के अंदर अगर ये डिसाइड होता है कि वो कमेटी यानी कि वापस करनी है या फिर कैसे किस तरीके से काम करेगी कृषि कानून को लेकर, कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो वो दिक्कत दूर की जा सकती है। जी, और वहीं अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस तरीके की आज जो सुनवाई में जो फटकार लगाई गई केंद्र सरकार को उसे लेकर? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी वो इसी बात से लगाई थी कि आप कृषि कानून को लेकर किसानों को किस तरीके से मना रहे हैं उसकी जानकारी नहीं चाहिए। सिर्फ इतना चाहिए कि कृषि कानून को लेकर जो किसानों का विवाद है उसको खत्म करने के लिए किस तरीके की प्रक्रिया अपना रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपना आप अड़ियल रुख अपनाया हुआ है, ताकि सरकार जो है कहीं ना कहीं ये चाहती है कि कृषि कानून वापस ना हो। मगर सरकार कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वो कृषि कानून को वापस कराना है या नहीं कराना है ये सरकार देखे। मगर कहीं ना कहीं जो समस्या किसानों की बनी हुई है जिसको लेकर लगातार अभी तक किसान बैठे हुए हैं वो किसान हट नहीं रहे हैं, और लगभग इसमें कह सकते हैं लगभग 60 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं। वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, और कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों को किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से मनाना है, ये सरकार देखे। मगर कल जो फैसला होगा वो एक अहम फैसला होगा कि सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कड़ा रुख को अपनाना पड़ सकता है। मगर देखना है कि कल की जो बैठक है वो कहाँ जाती है और किस नतीजे पर जाती है, क्या किसानों के हक में जाएगी या फिर क्या है सरकार के हक में जाएगी। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर सरकार को आ रही है कि सरकार लगभग कह सकते हैं दो तरफा जो है तीन तरफा गिरती हुई नजर आ रही है, कि किसान उनसे नाराज है, पूंजीपति अलग कृषि कानून को लेकर नाराज है इनसे, क्योंकि जल्द का कानून पास होगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो समस्या है यानी कृषि कानून को लेकर जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी, तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को भी फायदा हो सकता है इसके अंदर। मगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि किसानों की समस्याएं वो दूर हो। सरकार किस तरीके से करेगी ये सरकार तय करे। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कल इस पर कोई आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी हरियाणा के नेताओं ने प्रेस वार्ता की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर आंदोलन को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। किसान नेताओं ने करनाल और हिसार में किसानों पर मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेने की मांग भी की गई है। किसान नेताओं ने सीएम खट्टर को टिकरी बॉर्डर पर पहुंचने के लिए न्योता दिया है और साथ ही किसानों के लिए अपशब्द ना कहने की अपील भी की गई है। इस्तीफे की पेशकश करने वाले विधायकों से किसानों ने ये अपील की है कि इस्तीफा अभी दे दें। किसान नेताओं ने यह कहा है कि आज ही इस्तीफा देकर के किसानों के साथ आएं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो विधायक किसानों के साथ आएगा किसान उन्हें अपने सीने से लगाएगा। इसके अलावा किसानों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 26 जनवरी के बारे में किसान नेताओं ने यह कहा है कि लाखों की संख्या में किसान दिल्ली जाएंगे। प्रेस वार्ता में भारतीय किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकास सीसर, हरियाणा किसान मंच के प्रहलाद, भारतीय किसान यूनियन नैन गुट के घासीराम नैन और सोशल मीडिया संभाल रहे अनूप भी उसमें शामिल रहे। आगे की रणनीति बनाई गई है। कल भी हमारी राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग थी, उनमें जो फैसले लिए गए हैं, विकास भाई ने भी बताया कि जो भिवानी की है, सरसा से रैलियाँ निकलेंगी, इस तरह से पंपलेट छपा करके 30 के लगभग हमारी कमेटियाँ बनाई गई हैं। वो हर घर तक जाएंगी, पहुंचेंगी, गांव-गांव तक पहुंचेंगी। और 13 तारीख का जो प्रोग्राम है वो खास करके उत्तरी भारत का प्रोग्राम है, जहां लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। उस लोहड़ी के त्यौहार पर हमारे हरियाणा, पंजाब के अंदर, यूपी और राजस्थान का एरिया के अंदर घर घर सुबह अग्नि जलाई जाती है। उस अग्नि के अंदर ये 3 काले कानून की प्रतियां हर घर में जलाई जाएंगी। उसके बाद अगला प्रोग्राम है जो हमारा 18 तारीख का है, वो किसान महिला दिवस मनाया जाएगा। उस किसान महिला दिवस के दिन सभी फैसला हो चुका है, चाहे वो तहसील लेवल की है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, चाहे बॉर्डर पर जो हमारे प्रोग्राम बने हुए हैं सभी बॉर्डर पर सारा दिन का प्रोग्राम महिलाओं को स्टेज दिया जाएगा। वार्ता एक तो कल जो घटना हुई, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उसके अंदर, और मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं गैर जिम्मेदाराना, उसके ऊपर
ये जो सरकार एक षड्यंत्र करा के इस आंदोलन को हिंसक बनाने का प्रयास कर रही है, जबकि किसानों का जो भी कार्यक्रम है हमारा जो है वो एक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और यही संयुक्त मोर्चे की तरफ से आह्वान है कि हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे। कल भी शांतिपूर्ण तरीके से किसान जो है वहाँ पे पहले पंचायत करके मना किया था कि ये आंदोलन चल रहा है, और मुख्यमंत्री से प्रशासन से आह्वान भी किया था कि इस तरीके का कार्यक्रम अब ना किया जाए, लेकिन सरकार ने जानबूझ के ज़बरदस्ती इस तरीके के कार्यक्रम जो इस चलते आंदोलन के बीच में करने का प्रयास किया। दिल्ली के चारों ओर किसान बैठे हैं, हरियाणा का सारा किसान दिल्ली के चारों ओर बैठा है, यहाँ आके आप पंचायत करें। और दूसरी बात ये है, जो मुकदमे सरकार ने दर्ज करे हैं 71 आदमियों के ऊपर, वो मुकदमे जल्द से जल्द खारिज करे जाएं। वो मुकदमे बिल्कुल झूठे हैं। दूसरी ओर हमारे शहर के अंदर हमारे साथियों के ऊपर जो है 27 साथियों के ऊपर मुकदमे दायर कर रखे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी वापस ले। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस आंदोलन में शामिल होकर अगर आपने पंचायत करनी है तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर आएँ। यहाँ धरना चल रहा है, यहाँ के लोगों के बीच में इनको ये कानून समझाएं। विकास हमारे संवाददाता रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। विकास, क्या कुछ जानकारी है किसान नेताओं की तरफ से जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पर तमाम जानकारी दी गई है, किस तरीके की रणनीति अब आगे उनकी रहने वाली है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो कॉन्फ्रेंस करके भारतीय किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं विकास सर जी, और हरियाणा किसान मंच के प्रधारी हैं, और भारतीय किसान यूनियन नैन गुट हैं जो काशीराम नैन जी, और मीडिया जो प्रभारी इनके अनूप चहेता जी, इन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर। इन्होंने सरकार को चेता किया है कि भाई सरकार हमारे साथ हथकंडे ना अपनाए, किसानों को गलत काम करने पे मजबूर ना करे, किसानों को शांतिपूर्ण धरने चल रहे हैं इनको चलने दे। तमाम इन्होंने जानकारी दी है कि 26 जनवरी को जो है किसान दिल्ली के अंदर है अपने ट्रैक्टरों की परेड में हिस्सा लेंगे, और इन्होंने तकरीबन 13 से 26 जनवरी तक जो भी प्रोग्राम है उनको जारी किया है कि कितने ट्रैक्टर हैं जो दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री साहब जो जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ऐसे हथकंडे ना अपनाएं, किसानों को बांटने की कोशिश ना करें, किसानों को भड़काए नहीं। क्योंकि जिस तरीके से जो करनाल में देखने को मिला, जिस तरीके से विरोध वहां पर सीएम का किया गया, तो उसको लेकर के भी उन्होंने तमाम जानकारी दी कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बांटने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही। जी बिल्कुल इन्होंने किसान सब बीजेपी सरकार को बिल्कुल चेता दिया है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो बिल्कुल किसानों को वही फूट डालो राजनीति वाले जो है इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने खट्टर को स्पेशल चेतावनी दी है, अगर आपने पंचायत करनी है, इस तरह की जो झूठे आरोपी पंचायत कर रहे हैं, ये पंचायत करनी है तो आप दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं, सारे के सारे किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, आप आगे दिल्ली के बॉर्डरों पे आगे पंचायत करो ना किसानों के साथ। ऐसे जो गाँव में कहीं कहीं जाके कर रहे हैं तो इस तरह किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर जो हिंसा देखने को मिली, जो उपद्रव देखने को मिला, तो क्या इस तरीके के प्रदर्शन का वो समर्थन करते हैं? उन्होंने इस प्रेस वार्ता में कुछ इस बारे में भी कोई जानकारी दी? जी विकास। हाँ आवाज नहीं है विकास, जिस तरीके से वहां पर कुछ लोगों ने हुड़दंग किया, जो उपद्रव वहां पर किया गया, क्या इस तरीके के आंदोलन का समर्थन करते हैं किसान नेता? इन्होंने इस बारे में भी कोई जानकारी दी? जो करनाल में हुआ उसके बारे में कुछ कहा? जी करनाल के बारे में उन्होंने कहा कि जो करनाल में जो हिंसक प्रोग्राम हुए हैं वो किसानों ने नहीं किए हैं, वो पुलिस ने है जो किसानों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस चाहती है कि किसानों को भड़काया जाए और इन पर तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा है कि किसान नेताओं ने अगर इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो मजबूर होकर किसान भी आगे आएंगे। बड़ी संख्या में मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं करनाल में, या फिर जहां भी इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर किसानों पर इस तरीके से बड़ी संख्या में जो मामले हैं वो भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस बारे में कोई कुछ बात उन्होंने कही? चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए विकास बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है और किसान नेताओं ने रोहतक में एकजुट होकर के जिस तरीके से प्रेस वार्ता की और सरकार से अपील की है कि किसानों पर बेहुदा आरोप ना लगाएं, जिस तरीके के आरोप अब किसानों पर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के सरकार को नसीहत किसानों ने दी है। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के पटियाला में पैरामेडिकल स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना योद्धाओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर के पंजाब सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई। विरोध प्रदर्शन करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास मोती महल का भी घेराव किया और जमकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पैरामेडिकल स्टाफ ने सरकार पर कोरोना योद्धाओं की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। अविनाश कंबोज हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ इनकी मांगे जिनको लेकर के इन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और मोती महल का घेराव भी किया गया? जी जितेंद्र, अगर बात करें पैरामेडिकल स्टाफ के जो कर्मचारी थे, कोरोना महामारी के टाइम पे फ्रंट लाइन पर वो काम कर रहे थे, दिन रात सेवा निभा रहे थे। नौकरी की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री के निवास स्थान का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और पटियाला का बस स्टैंड चौक उन्होंने जाम किया। काफी देर तक जाम रहा, लोगों को भी परेशानी हुई। कहीं ना कहीं प्रशासन ने उनके साथ बातचीत की, लेकिन बातचीत पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते हुए पटियाला पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी भी की गई। कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री का निवास स्थान का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पटियाला पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और गिरफ्तारी कर ली गई। कहीं ना कहीं उनकी मांग थी कि फ्रंट लाइन पर हम काम कर रहे थे, कोरोना महामारी के टाइम जब लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, हम दिन रात सेवा कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारे साथ वितकरा किया, हमें नौकरी से निकाल दिए गए, जिसके चलते आज पंजाब के मुख्यमंत्री का निवास स्थान घेरने के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही पटियाला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी, क्या अभी भी गिरफ्तार किए हुए हैं ये सभी जो वहां पर गए थे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग, या फिर उनको छोड़ दिया गया? जी, साफ तौर पे पटियाला पुलिस के जो अधिकारी हैं डीएसपी योगेश शर्मा, उन्होंने जानकारी दी है कि जो ये आए थे यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ के अपनी मांगों को लेकर, प्रशासन उनसे बात कर रहा था कि आपको मीटिंग दिलवा देते हैं, लेकिन वो मीटिंग लेने को तैयार नहीं थी। वो नौकरी की मांग को पड़े हुए थे, जिसके चलते हुए प्रशासन और बीच में बातचीत होती रही, लेकिन पब्लिक परेशान होती रही, जिसके चलते पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, हिरासत में ले लिया है। लेकिन अभी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, क्योंकि पुलिस ने अपनी हिरासत में लेने के बाद पूरा जो रोड था बस स्टैंड का वो खुलवाया है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए अविनाश बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से पंजाब सरकार के खिलाफ अब मोर्चा जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ ने पंजाब में खोल दिया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी के औरैया से अहम खबर सामने आई है। करीब 7 महीने पहले पूर्व अधिवक्ता और उनकी बहन की गोली मार करके जो हत्या की गई थी, उस मामले में आरोपी 11 लोगों में शामिल जेल में बंद समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमलेश पाठक के खिलाफ शासन के आदेश पर रासुका लगा दिया गया है। 15 मार्च 2020 की दोपहर पंचमुखी हनुमान मंदिर की बेशकीमती जमीन को लेकर के चल रहे विवाद में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एमएलसी कमलेश पाठक और उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक, उनके समेत 11 लोग जो हैं उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है और सभी हत्यारोपी जेल में बंद हैं। औरैया की एसपी अपर्णा ने यह बताया है कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी पर रासुका लगाया गया है।
इस हत्याकांड में NSA की कार्रवाई की गई है और जो दोहरा हत्याकांड यहाँ पे हुआ था उसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जितने भी आरोपी सभी के खिलाफ NSA लगाई गई या उनमें से कुछ ही लोगों के खिलाफ लगी है? देखिए, एक ये विधिक प्रक्रिया है और अभी चल रही है और इसमें अग्रिम कार्रवाई जब भी की जाएगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। शिवम पाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। शिवम, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले में, क्योंकि पहले से ही जेल में बंद है सभी आरोपी, क्या सभी आरोपियों पर रासुका लगाया गया है? जी मैं सर बिल्कुल बता दूं आपको कि आपको बता दें शहर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर चौकी क्षेत्र में 8 महीना पूर्व किसी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद सपा MLC कमलेश पाठक व उनके भाइयों ने दिन दहाड़े अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन की हत्या कर दी थी, जिसमें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सपा MLC समेत सभी भाइयों को हिरासत में लिया था, जबकि जब सभी अभियुक्त जेल में बंद थे। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में आज MLC कमलेश पाठक को आज कमलेश पाठक की आज सुनाई होनी थी, तभी आज और यह पुलिस प्रशासन द्वारा अभियुक्त कमलेश पाठक पर रासुका की कार्रवाई की गई है। जी रासुका की कार्रवाई किए जाने के पीछे क्या कुछ बताया जा रहा है, किन कारणों की वजह से ये कार्रवाई की गई? जी अभी इसके कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सभी आरोपी थे सभी आरोपी में एक ही आरोपी थे जो कमलेश पाठक सपा MLC, इनके ऊपर सिर्फ रासुका की कार्रवाई की गई है। जी सर। जी, और इसके अलावा क्या किसी अन्य पर भी कोई इस तरीके की कार्रवाई की गई? नहीं, अन्य लोगों पर नहीं की गई है, सिर्फ ये सपा MLC हैं जो इनके ऊपर रासुका की कार्रवाई की गई है। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वकील चौबे और उनकी बहन की ये पूरा हत्या का जो मामला था उसको लेकर के अब रासुका सपा MLC पर लगा दी गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पिछले दिनों कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर के एक ऐसा ट्वीट किया था जिससे पंजाब में कंगना का काफी विरोध शुरू हो गया था, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हो गया। जिस दादी का अपमान करने का आरोप कंगना पर है, भटिंडा के गांव बहादुरगढ़ की उसी 85 वर्षीय दादी महेंद्र कौर ने कंगना के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। कोर्ट में पेश होकर दादी ने अपना बयान दर्ज करवाया और कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया है। 14 जनवरी के बाद कंगना को समन भी भेजा जा सकता है, यानी कि अब कंगना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ कंगना मुंबई में अलग अलग मामलों में उलझी हुई हैं, तो वहीं अब पंजाब में भी उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। करांगे किथे वेखे 100 रुपये लैंदी नहीं, मैंने की नोट का ना की सी कदों वेख्या सी, मैनू गलत बोलदी बेवकूफ ना होए तो कमली चली ना होए, मैनू कोई वेख्या नहीं, मैनू क्यों आदी है, मैनू क्यों जब हाँ के आखे वेखे मैनू बेवकूफ, मैनू मुंडिया ने वो पूतनी जी विखाई क्या तैनू आया दी है है। मैं आख्या कोई इतने हज़ारां फोन लै के मुंडे मेरे को आ गए आ रही है तो मैंने गलत क्यों बोली, तो कितने मैंने 100 रुपया लेंदी देखी सी। मैं तो मेरा पहला तो ससुरा नंबरदार सी, फिर घर वाले नंबरदार है, मुंडा सरवर है, साड़ी पीढ़ी लीक लाती, असी तो भाई जमीना जायदाद वाले। नवंबर ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਸਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗਦਾਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। अमनदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमनदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ अपने बयान में दर्ज करवाया है दादी महेंद्र कौर ने? जी बताना चाहेंगे, जो पिछले दिनी जो अदाकारा कंगना रनौत द्वारा एक ट्वीट किया गया था जी शाहीन बाग के करैक्टर को लेकर, उसी में इनके द्वारा जो है कि पंजाब के बठिंडा जिले से संबंधित माता महेंद्र कौर की तस्वीर डालकर कहा गया था भी यह जो प्रदर्शनकारी हैं जो 100 रुपए में लेकर प्रदर्शन में आते हैं जी, जिसको लेकर काफी जो है महेंद्र कौर माता जो आहत हुए थे, उनके द्वारा आज जो है कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाए गए हैं और उनके द्वारा जो डेफेमेशन का केस कंगना रनौत पर जो है डाला गया है और जिसकी तारीख है जो 14 जनवरी से दोबारा इसका जो हैगा सुनवाई रखी गई है। बठिंडा की अदालत में आज केस दायर कर दिया गया है। फिलहाल देखो आने वाले दिनों में यह क्या रुख अख्तियार करता है कि कोर्ट ने अभी इनके बयान दर्ज हुए हैं और आने वाले दिनों में इसमें बड़े और जो है खुलासे होने की संभावना है। जी अमनदीप, क्या कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा जा सकता है कंगना रनौत को? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से सब कुछ अपडेट हुआ था उसको लेकर जो है
डेफेमेशन का केस तो डाला ही गया। इसके साथ ही जो वकील साहबान का कहना भी वह जो हैगा जो सीनियर सिटीजन की जो भावना को हाथ किया है और उनको इज्जत हद के चलते ही इनके द्वारा जो केस दर्ज किया और आने वाले दिनों में इसके चलते जो कंगना को बठिंडा की अदालत में पेश भी होना पड़ सकता है। जी, और क्या जो दादी महेंद्र कौर हैं उनके जो परिजन हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई करने की बात कही गई है या सिर्फ दादी की तरफ से ही ये मानहानि का केस लगाया गया है? देखिए, जो ये सारा मामला है उनके परिवारक मेंबर भी आज अदालत में मौजूद हुए जब दादी महेंद्र कौर द्वारा अपने बयान दर्ज करवाए गए जी। तो उनके द्वारा कहा गया है कि इसको लेकर उनकी सामाजिक तौर पर काफी बदनामी हुई है, क्योंकि रिश्तेदार भी कह रहे थे कि यह कौन सी बात है जिसके चलते एक अदाकारा द्वारा आपकी तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल करके 100 रुपए वाली बात कही गई। जी जी जी, बिल्कुल। तमाम जानकारी देने के लिए अमनदीप बहुत शुक्रिया। तो कंगना रनौत ने जिस तरीके से कुछ समय पहले जब किसान आंदोलन में ये माता महेंद्र कौर वहाँ पर पहुँची थी तो उसको लेकर के ये ट्वीट किया था कि 100 रुपये में ऐसी बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो पहुँच जाते हैं आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। उसी को लेकर के अब ये मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बठिंडा की कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया गया है कंगना रनौत के खिलाफ और कंगना रनौत की जल्द ही बठिंडा की कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस महामारी वर्गे माहौल च भी पूरे देश ਲਈ ਅੰਨ ਉਗਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਸਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना के खिलाफ 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। राजस्थान सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बारे में जानकारी देते हुए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने यह बताया है कि पहले चरण में करीब 4.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी और इस बारे में उन्होंने ये भी बताया है कि प्रदेश में 282 केंद्रों पर पहले चरण का वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा और इसके लिए चिकित्सा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि कोविड वैक्सीन का स्टोरेज सबसे पहले एयर कनेक्टिविटी वाले 3 जिलों जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में किया जाएगा। यहाँ पर वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच रखने के लिए स्टोरेज की व्यवस्था की गई है और 18,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग भी दी गई है। मंत्री शर्मा ने इस बारे में यह भी बताया है कि राज्य में कोविड वैक्सीन स्टोर के 3 राज्य स्तरीय और 7 संभाग स्तरीय और 34 जिला स्तरीय वैक्सीन सेंटर है।
वैक्सीनेशन के लिए करीब 18,654 लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है और वो ट्रेंड हो चुके हैं। इसके अलावा पहले चरण में वैक्सीनेशन हेतु 5,026 वैक्सीनेशन जो दल है उनको ट्रेन किया गया है। ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखी जाएगी। भवानी सिंह हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। भवानी, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के सभी राज्यों में तैयारियां की जा रही हैं, इस बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम गहलोत की जो है बातचीत हुई है। बिल्कुल, मैं जितना आपको बताना चाहूंगा, भारत के सभी नागरिकों को इंतजार था कोरोना वैक्सीन का, जो इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। और बहुत बड़ी बात है, राजस्थान में 16 जनवरी को 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी, टीकाकरण होगा। और ये राजस्थान के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान के स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीकाकरण लगेगा, क्योंकि उन्होंने रात दिन मेहनत की है। कोरोना के काल में उन्होंने रात दिन मेहनत की है और लोगों को मतलब किसी भी प्रकार की कोई मतलब परेशानी नहीं हो, स्वास्थ्य कर्मियों ने बिल्कुल ही अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और जो वैक्सीनेशन जो टीका है, जो कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, उसमें 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों ने मतलब प्रथम चरण में ये भाग लेंगे और बिल्कुल राजस्थान के लिए गर्व की बात है। जी भवानी, किस तरीके की व्यवस्था वहां पर उन केंद्रों के आसपास रहेगी जहां पर वैक्सीनेशन का काम होगा? देखिए, जहाँ पे ये टीकाकरण होगा वहाँ पे 3 कक्ष बनाए गए हैं। पहले उनकी जांच की जाएगी, उनके ब्लड प्रेशर वगैरह ये पूरे चेक किए जाएंगे और इनको कोई बीमारी तो नहीं है, इनको कोई मतलब घबराहट तो नहीं है। अगर तो उसमें कोई बीपी हाई और ऐसा कुछ लगता है तो उसको टीकाकरण नहीं लगाया जाएगा। और फिर दूसरे चरण में मतलब पहला कक्ष हो गया, फिर दूसरे कक्ष में इनको लगाया जाएगा टीका। और टीका करने के बाद में इनके जो विश्राम रूम है, जो नेक्स्ट जो विश्राम रूम है, तीसरा रूम, वहाँ पे इनको बिठाया जाएगा। वहाँ पे आधा मतलब 25 मिनट के लिए इनकी देखभाल की जाएगी। अगर 25 मिनट में कोई भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो बिल्कुल उनको फ्री किया जाएगा। और बिल्कुल ही मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ में राजस्थान में टीकाकरण शुरू है, क्योंकि पहले चरण में इन्होंने जो टेस्ट किए थे स्वास्थ्य कर्मियों में, और बड़ी हमारे जो ये चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, उन्होंने बिल्कुल घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी को ये टीकाकरण प्रारंभ हो रहा है। जी, इसके अलावा आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है देश के सभी मुख्यमंत्रियों की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कोई अहम सवाल पीएम मोदी के सामने उठाया या कोई सुझाव दिया हो? नहीं, देखिए, पीएम मोदी ने जो बात कही है और जो राज्य की बात है, ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान में टीकाकरण हो रहा है। 14 जनवरी को इनको मंजूरी मिल गई है कि 16 जनवरी को बिल्कुल ही 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण लगाया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। और रही दूसरी बात अशोक गहलोत और अपने जी बिल्कुल की बात में, तो इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल भवानी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो काम होना है उसके लिए देश भर में तैयारियां की जा रही हैं और वहीं राजस्थान में भी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है। इस बारे में जानकारी दी है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में खूबसूरत वादियों में बर्फबारी हो रही है तो खूबसूरती को 4 चांद भी वहां पर लग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपदाएं भी आ रही हैं। पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर का असर सामान्य जिंदगी पर बुरी तरह से पड़ा हुआ है और सर्दी का सितम भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य सरकार को इस बार की बर्फबारी पर प्राकृतिक आपदा घोषित करना पड़ा और वहीं रविवार देर रात जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को रोकने का फैसला भी लेना पड़ा, क्योंकि रामबन के पास पुल का बड़ा हिस्सा ढह गया। और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये पुल का बड़ा हिस्सा ढह रहा है, जिसके बाद आवाजाही को बंद करना पड़ा। और वहीं पुल के आसपास वाहनों की आवाजाही के लिए कोई और रास्ता भी नहीं है। हाईवे पर बर्फबारी और बारिश के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पुल के हिस्से को लेकर के? जिस तरीके से पुल का हिस्सा ढहा, क्या अभी तक भी वहां पर यातायात प्रभावित है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से कल रामबन के पास केला मोड़ के पास जो है एक पुल का काफी बड़ा हिस्सा जो है बह गया, जिसके चलते जो यातायात है राष्ट्रीय राजमार्ग पर वो अभी तक प्रभावित है, क्योंकि उसको बनाने में समय लगेगा और उसके चलते
हालांकि ट्रैफिक 2 दिन के बाद ही खुला था, लेकिन जिस तरह से बर्फबारी और बारिश हो रही थी जम्मू संभाग के अंदर, उसके चलते ये पुल का हिस्सा जो है वो बह गया है। वहीं बनिहाल और अगर जवाहर टनल की बात करें तो वहां पर भी बर्फबारी जो है हल्की हल्की हो रही थी, जिसके चलते छोटे वाहनों को ट्रैफिक प्रशासन द्वारा छोटे वाहनों को वो निकालने का फैसला लिया गया था। और गनीमत ये रही कि जब ये पुल का हिस्सा बहा तो उस समय सिर्फ एक ट्रक जो है, ऑयल टैंकर जो है, वो इस पुल से निकल रहा था और वो भी बच गया। ऊपर वाले का हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पुल का हिस्सा बहा है, इसके चलते एक बड़ा हादसा जो है हो सकता था, लेकिन जो है कोई हादसा जो है उस समय पेश नहीं आया। लेकिन अभी तक हाईवे जो है वो बंद पड़ा है। जी प्रशासन की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर की गई हो? जी देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था तभी हो पाती है अगर कोई दूसरा रास्ता हो। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है और इसी का ये रास्ते में ये बात है। और हालांकि प्रशासन की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि इस रास्ते को फिर से खोला जाए और उसके लिए मशीनरी लगाकर, मैन पावर लगाकर इस रास्ते को जल्द से जल्द खोलने के प्रयास जो है वो जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम जो है लगातार बाधा बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी हो रही है, उससे के चलते जो शीतलहर है उसका काफी ज्यादा प्रकोप जो है वो निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुदरत की मार जो है आम जनमानस पर पड़ रही है, जिसका असर साफ देखने को मिल रहा है। जी, इस पुल के ढहने की क्या कुछ वजह अभी बताई जा रही? जी देखिए, वजह साफ है। जिस तरह से बर्फबारी और बारिश हुई थी जम्मू संभाग के अंदर, बारिश होती रही है, तेज बारिश भी हुई और उसके बाद हल्की हल्की बारिश जो है वो लगी रही। तो कहीं ना कहीं पुल जो है, वो जो पुल का हिस्सा बहा है वो बारिश के चलते पुल का हिस्सा जो है वो बहा है। और बता दें आपको कि ये पुल जो है ये अभी हाल ही में जो है वो बना था, क्योंकि रोड जो है उसके वाइंडिंग का काम जो है वो चल रहा है, जिसके चलते इस पुल को फिर से बनाया गया था। रिटेनिंग वॉल जो है उसकी जो है पुल की वो बनाई गई थी, लेकिन बारिश के चलते ये रिटेनिंग वॉल जो है कल बह गई और उसके साथ पुल का भी कुछ हिस्सा जो है वो नीचे आ गया था। जी चलिए, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया रविंद्र। तो खूबसूरत वादियों में कहीं ना कहीं खलल जो है वो पड़ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिल रही हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी के फिरोजाबाद में कानूनगो का रिश्वत लेते हुए का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी एक्शन मोड में दिखाई दिए। जिलाधिकारी ने शिकोहाबाद के एसडीएम को इस मामले में जांच करने के आदेश दे दिए हैं और जिलाधिकारी ने एसडीएम को जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए हैं। जानकारी के अनुसार खेत की पैमाइश करने के लिए किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत लिए जाने का यह पूरा मामला है। शिकोहाबाद तहसील के खैरगढ़ क्षेत्र में आरोपी कानूनगो राम कुमार तैनात हैं और क्षेत्र में कानूनगो का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। खेत का मामला, उन्होंने फसला फसूली करके हमसे 10,000 रुपये लिए थे। किसने लिए 10,000 रुपये? उन्होंने लिए थे राम कुमार कानूनगो से। किस काम के लिए लिए थे पैसे? ये खेत के लिए लिए थे। कोई वीडियो वगैरह भी बनाई आपने? वीडियो बनाई थी हमने, हमारा साथ छोटा भाई भी था। उन्हें पैसे देते हुए वीडियो बना लिया? वीडियो बना लिया। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं इसको अप्लाई किया जाए। देखिए, अभी उस वीडियो की पुष्टि तो अभी तक नहीं की है, लेकिन फिर भी एसडीएम साहब से मेरे द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है और जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। साहिल खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। साहिल, क्या कुछ पूरी जानकारी अभी तक, क्या कानूनगो पर कोई कार्रवाई की गई? संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है कि मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जब ये मामला संज्ञान में आया जिलाधिकारी के, तो उन्होंने भी इस पूरे मसले पर जांच के आदेश जो हैं वो एसडीएम को दे दिए हैं। वहीं हरियाणा के अंबाला में शायद अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। दिन दहाड़े ही एक महिला नेत्री की गोलियां मार करके हत्या कर दी गई और इतना ही नहीं, हत्यारे ने महिला नेत्री को मौत के घाट उतारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। हत्या किन कारणों से की गई है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें कि अंबाला में पिछले महीने हुए निकाय चुनाव में महिला नेता ने हरियाणा जनचेतना पार्टी की टिकट पर पार्षद पद का चुनाव भी लड़ा था और इस मामले के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए बलदेव नगर के थाना के एसएचओ हमीर सिंह ने यह बताया है कि उन्हें सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड के 846 मकान नंबर में
इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एसएचओ ने यह बताया कि मकान में पुष्पा नाम की एक विधवा महिला अकेली रहती है, जिसके घर पर अमरजीत कौर सोढ़ी आई थी। और पुलिस के मुताबिक मकान मालकिन पुष्पा ने यह बताया है कि अमरजीत कौर सोढ़ी उसकी जानकार हैं और वो उसके घर आई थी। यहाँ पर करनाल से अमरजीत का कोई जानकार भी वहाँ पर पहुँचा मिलने के लिए, जिसके बाद वो बाहर चली गई और अंदर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। तो जाकर के देखा कि दोनों अमरजीत कौर सोढ़ी और उसके जो जानकार मिलने के लिए आया था वो दोनों ही मृत पाए गए। पुलिस ने यह बताया है कि आरोपी ईशन सिंह उसके हाथ में रिवॉल्वर पाई गई है और इस मामले की अब जांच की जा रही है। और इन्होंने कहा कि कोई बिजनेस से संबंधित कोई बातचीत करनी है। पुष्पा रानी के अनुसार उसको कहा गया कि आप चाय बना के लाओ, जिस पर उसने 2 चाय के कप बना के उनको दे दिए और आप उनको कहा भी हमने बातचीत करनी है, आप बाहर चले जाओ। ये बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। अंकुर कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अंकुर, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है इस मामले के बारे में? क्या कुछ वजह बताई जा रही है महिला नेत्री की हत्या की? जी बिल्कुल, जैसा कि अंबाला में दिन दिहाड़े एक जो महिला नेत्री की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। हत्यारे ने महिला को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि अभी हत्या के किन कारणों का अभी तक किसी बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस बारे में जब हमने बलदेवनगर थाना के एसएचओ अमीर सिंह से बातचीत की तो उन्होंने भी यही बताया कि हमें सूचना मिली थी कि हाउसिंग बोर्ड 846 नंबर मकान में यह गोलीकांड हुआ है, जिसके बाद वो मौके पर यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने बताया कि मकान में जो पुष्पा नाम की एक विधवा महिला अकेली रहती है, जिसके घर आज अमरजीत कौर सोढ़ी आई हुई थी। पुलिस के मुताबिक यानी कि मकान मालिक पुष्पा है, तो उसने बताया कि अमरजीत कौर जो सोढ़ी है उनकी जानकार है और आज वो एक्टिवा पर हमारे घर आई हुई थी। यहाँ पर करनाल से अमरजीत कौर सोढ़ी के जो जानकार है ईशन सिंह, वो भी मिलने आया था, जिसके बाद वो बाहर चली गई और अंदर से गोलियों की आवाज सुनी तो जाकर देखा कि दोनों अमरजीत कौर सोढ़ी और उनके जानकार के दोनों के गोली लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक जब बात हुई कि ईशन सिंह के हाथ में रिवॉल्वर थी, तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि जो ईशन सिंह ने पहले अमरजीत सोढ़ी को गोलियों से मारा, उसके बाद अपने आप को भी उसने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद दोनों के शवों को एम्बुलेंस के जरिए अंबाला नगर हॉस्पिटल में लाया गया है। और जो अभी जो पता चला है कि दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है और जो आगे की जांच है वो चल रही है कि पता लगाया जा सके आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से जो हरियाणा जनचेतना पार्टी की टिकट पर जो अमरजीत कौर सोढ़ी वार्ड नंबर 6 से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, आखिर उनकी हत्या कैसे की गई है। जी अंकुर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जानकार हैं, जिस तरीके से पुलिस अधिकारी ने बताया और जो महिला जिनके घर में ये वारदात हुई है उन्होंने जिस तरीके से बताया, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के जानकार हैं। क्या कुछ संबंध इनके बीच था? क्योंकि आरोपी युवक जो है वो करनाल का बताया जा रहा है। तो जी बिल्कुल, जैसे कि ये पहले भी एक दूसरे को इन्हीं के घर पे, इस महिला के घर में यहाँ पर मिलते थे, तो पुराना कोई आपस में इनके पारिवारिक संबंध भी बताए जा रहे हैं दोनों परिवारों के। लेकिन असली वजह क्या रही है, उन कारणों का पुलिस भी छानबीन कर रही है कि आखिर पता लगाया जा सके किस वजह से ये गोलीकांड हुआ। जी अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अंबाला में जिस तरीके से एक महिला नेत्री की हत्या की गई है वो अब सवालों के घेरे में है। वहीं राजद्रोह के केस में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी पर 25 जनवरी तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से यह भी कहा है कि इस तारीख तक कंगना को बुला करके फिर से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले में 8 जनवरी को ही कंगना बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच करके अपना बयान दर्ज करवा करके आई थी और ये बयान भी कंगना ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज करवाया। पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले कंगना ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनका मेंटली, इमोशनली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ENB न्यूज़ के साथ।